एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था और अपने किसी दोस्त को चिट्ठी लिखने में व्यस्त था। वह पूरी तरह से चिट्ठी लिखने में तल्लीन था और उसकी नजरें केवल कागज और कलम पर थीं। इसी दौरान एक आदमी जो पहले से ही पास में खड़ा था, धीरे धीरे मुल्ला के पास आकर उसकी चिट्ठी को चुपके से पढ़ने लगा। वह आदमी समझ नहीं पा रहा था कि मुल्ला नसीरुद्दीन इस चोरी छिपे काम को देख रहा है। मुल्ला ने इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि वह आदमी जल्द ही अपनी गलती समझेगा और खुद ही पीछे हट जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और वह आदमी उसकी चिट्ठी पढ़ता रहा। मुल्ला का मन यह समझने में लग गया कि शायद उसे किसी रूप में इस आदमी को एक मजेदार तरीके से समझाना चाहिए, ताकि वह अपनी हरकत से शर्मिंदा हो और भविष्य में ऐसा न करे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चुपके से उसकी हरकत को देखा, लेकिन उसने उसे चेतावनी देने के बजाय एक चतुर तरीका अपनाया। उसने चिट्ठी में एक नया संदेश लिखना शुरू किया, ताकि वह आदमी उसे पढ़े और समझे। मुल्ला ने लिखा, मेरे प्यारे दोस्त, इस वक्त मेरे पास बहुत सारे विचार हैं, लेकिन चिट्ठी लिखते समय मेरे पीछे एक बेशर्म आदमी खड़ा है जो चोरी छुपे मेरा खत पढ़ रहा है। मुझे लगता है कि वह इस वक्त यह नहीं समझ पा रहा कि यह काम उसे नहीं करना चाहिए। यह पढ़ते ही वह आदमी हड़बड़ाकर मुल्ला से सामने आ गया और गुस्से में बोला, तुम मुझे गालियां क्यों दे रहे हो मुल्ला? मैंने तुम्हारी चिट्ठी कब पढ़ी? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोला, ओह, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। अगर तुमने चिट्ठी नहीं पढ़ी तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है? क्या तुम बिना पढ़े ही समझ गए कि मैं क्या लिख रहा हूं? वह आदमी जो पहले मुल्ला के खिलाफ था, अब अचानक चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि मुल्ला ने उसे उसकी गलती का एहसास करवा दिया था। वह बुरी तरह शर्मिंदा हो गया और बिना कुछ कहे वहां से जल्दी जल्दी भागने लगा। वह आदमी अब चुपचाप मुल्ला से दूर हट गया और उसने कभी भी उसकी चिट्ठी को फिर से पढ़ने का प्रयास नहीं किया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे चुपके से उसकी गलती का एहसास कराया और इसके बाद वह आदमी यह समझ गया कि किसी और की व्यक्तिगत चीजों में दखल देना कितना गलत हो सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह चतुराई और हाजिर जवाबी एक बार फिर से साबित हो गई। उसने न केवल उस आदमी को शर्मिंदा किया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि हमें दूसरों की निजता और उनके काम का सम्मान करना चाहिए। किसी दूसरे की व्यक्तिगत जिंदगी में बिना इजाजत के दखल डालना न केवल गलत है, बल्कि यह व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और अगर हम किसी का ध्यान भंग करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी गलत हो सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी समझदारी से उस आदमी को यह सिखाया कि हमें अपने काम में पूरी तल्लीनता से लगे रहना चाहिए और दूसरों की व्यक्तिगत चीजों को बिना अनुमति के नहीं देखना चाहिए। यह कहानी सरल मगर बहुत प्रभावी है, जो हमें न केवल मजेदार तरीके से एक सीख देती है, बल्कि हमारे व्यवहार और आदतों पर भी विचार करने के लिए मजबूर करती है। कहानी 2। गांव में एक छोटे से मकान में मुल्ला नसीरुद्दीन रहता था। वह एक चतुर, हाजिर जवाब और अपनी समझदारी के लिए मशहूर था। उसकी जिंदगी एक मोची के रूप में बहुत साधारण थी, लेकिन उसका दिमाग तेज था और वह हमेशा किसी भी समस्या का हल बड़े धैर्य से निकालता था। गांव वाले उसे इज्जत देते थे, क्योंकि उसकी हर बात में एक गहरी समझ और तर्क होता था। एक दिन जब मुल्ला अपने दुकान पर बैठा हुआ था और जूते की मरम्मत कर रहा था, तभी गांव के सबसे बड़े और सम्मानित मौलवी ने उसके पास आकर कहा, मुल्ला भाई, मेरे जूते का तला उखड़ गया है, जरा इसे ठीक कर दो। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए खुदा से दुआ भी करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना सिर उठाए काम करते हुए जवाब दिया,
माफ कीजिए मौलवी साहब, लेकिन इस समय मेरे पास फुर्सत नहीं है। आप अपना काम किसी और मोची से करवा लीजिए। मौलवी ने गुस्से से कहा, कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारे जूते की मरम्मत अभी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुदा से तुम्हारे लिए बद्दुआ मांगूंगा। तब तुम पछताओगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चश्मा हटाया और मौलवी की आंखों में देखते हुए कहा, वाह! अगर आपकी दुआ वाकई इतनी प्रभावशाली है तो आप खुदा से यह दुआ क्यों नहीं मांगते कि आपका जूता कभी न टूटे? मौलवी को यह जवाब बहुत अपमानजनक लगा। उसे लगा कि जहां बड़े बड़े लोग उसकी इज्जत करते हैं, वहां एक मोची ने इतनी बदतमीजी से उसका मजाक उड़ाया। वह गुस्से में भरकर काजी के पास गया और मुल्ला के खिलाफ शिकायत कर दी। काजी का दरबार गांव के सबसे बड़े भवन में था, जहां हर छोटे बड़े विवाद का समाधान होता था। मुल्ला नसीरुद्दीन को काजी के पास बुलवाया गया और वह निश्चिंत होकर दरबार में पहुंचा। काजी को देखकर मुल्ला को लगा कि आज काजी उससे कुछ बड़ा सवाल करेगा, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की चालाकी और समझदारी को वह अनदेखा नहीं कर सकता था। जैसे ही मुल्ला काजी के सामने पहुंचा, काजी ने उसे पहचान लिया और उसे बैठने के लिए कहा। काजी ने कहा, खोजा भाई, मैं तुमसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछने आया हूं। लोग सामने तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मुझे गालियां देते हैं। तुम मुझे बता सकते हो कि इसकी वजह क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने काजी की बात सुनकर कुछ पल सोचा और फिर उसे जवाब दिया, काजी साहब, क्या यह बात इतनी भी कठिन है समझने के लिए? काजी ने सिर झुकाया और कहा, नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। आपका अमल दुरंगा है। लोग आपको जितनी इज्जत देते हैं, उतनी ही निंदा भी करते हैं, क्योंकि आपके शब्द और कर्म एक जैसे नहीं हैं। इसलिए लोग आपको दोहरे मापदंडों के आधार पर ही समझते हैं। काजी को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह वाकई ऐसा है। क्या उसकी यह स्थिति सचमुच ऐसी है? मुल्ला ने उसे और स्पष्ट किया, आपका और मौलवी का ही उदाहरण लें। मौलवी ने आपके पास आकर मेरे खिलाफ शिकायत की, लेकिन आप उसे खारिज करने के बजाय मेरे सामने अपना दुखड़ा रोने लगे। यह सुनकर काजी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, लेकिन आप ऐसे ही हैं। आप अपना काम न करके दूसरों के काम में दखल देते हैं। यही कारण है कि लोग आपके बारे में सही राय नहीं रखते। काजी की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन की बात में सच्चाई थी। काजी ने अपनी गलती मानी और कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे अपनी स्थिति पर गौर करना चाहिए था। मौलवी, जो काजी के पास अपनी शिकायत लेकर आया था, अब चुपचाप बैठा हुआ था। वह यह सब देख रहा था और महसूस कर रहा था कि उसकी शिकायत अब बेकार हो चुकी थी। काजी ने मौलवी से कहा, तुमने जो शिकायत की थी वह अब कोई मायने नहीं रखती। मुल्ला ने मेरे सामने सच पेश किया है और मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मौलवी को अपनी हार महसूस हो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। काजी ने कहा, मौलवी, तुम अब इस मामले को खत्म करो। तुम्हारी शिकायत अब किसी काम की नहीं है। मौलवी गुस्से से उठकर वहां से चला गया और काजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया। काजी ने अपनी सच्चाई कबूल की और मुल्ला से कहा, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। मैं अब अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने काजी की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, काजी साहब, यह केवल आपकी सोच और कर्मों का फर्क है जो लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है।
अगर आप अपने कर्मों को सही करेंगे तो लोगों की राय भी सही होगी। काजी ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से उठकर अपने घर की ओर लौट आया और उसकी चतुराई ने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे सामने कोई भी हो। गांव में यह कहानी फैल गई और लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की समझदारी और काजी के सुधार की तारीफ करने लगे। काजी ने इस घटना से यह सीखा कि हर इंसान को अपनी कमजोरी को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अपनी गलतियों को स्वीकारना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही एक सच्चे इंसान की निशानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में हर समस्या का समाधान समझदारी और सच्चाई में है, न कि केवल शक्ति या अधिकार में। कहानी 3। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां हर कोई एक दूसरे के काम में दखल देता था, वहां एक मशहूर और चालाक आदमी रहता था, मुल्ला नसीरुद्दीन। गांव वाले उसकी चतुराई और निडरता के कायल थे और किसी भी समस्या का हल पाने के लिए उन्हें मुल्ला से बेहतर कोई नहीं मिलता था। हर कोई जानता था कि मुल्ला के पास जो सवाल है उसका जवाब हमेशा दिलचस्प और कभी-कभी मजेदार होता था। एक दिन गांव के बाहरी हिस्से से एक गरीब मजदूर अपने पेट की भूख के साथ मुल्ला के पास आया। उसके चेहरे पर निराशा और थकावट की लकीरें थीं। वह नसीरुद्दीन से मिलने के लिए उनके घर की ओर बढ़ा। मुल्ला भाई, उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ दिन पहले एक सेठ ने मुझे काम दिया था, पर अब जब मैं उसे मजदूरी के लिए कहता हूँ तो वह मुझे बहाने बनाकर टाल देता है। वह कहता है कि मेरा काम ठीक नहीं था। मुल्ला ने मजदूर को अपने पास बिठाया, उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा मेहनताना तुम जरूर पाओगे। लेकिन पहले मुझे एक काम करना होगा। तुम आराम से घर जाओ और मैं सेठ से खुद मिलकर तुम्हारी मजदूरी दिलवाऊंगा। मजदूर ने कहा, मुल्ला भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इतने दिन से मजदूरी न मिलने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मुझे किसी भी हाल में जल्दी अपनी मेहनत की कीमत चाहिए। मुल्ला ने उसे शांत किया, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी मेहनत का हक तुम्हें मिलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब तुम जाओ और मैं अपना काम शुरू करता हूँ। मजदूर चला गया और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी योजना पर काम करने के लिए चल पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन पहले सेठ के घर की ओर बढ़े। सेठ का घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि सेठ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन जानते थे कि यह सेठ अपनी धूर्तता के लिए भी प्रसिद्ध था। वह लोगों से काम तो करवाता था, लेकिन उनका हक देने में हमेशा टालमटोल करता था। मुल्ला ने कई बार सेठ के घर के चक्कर लगाए, लेकिन सेठ ने उन्हें कभी मिलने का समय नहीं दिया। एक दिन मुल्ला ने सोचा, अगर सेठ मुझसे नहीं मिलता तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। वह सेठ की पत्नी से मिले और कहा, आपके पति से मिलने के लिए मैं अब और यहाँ नहीं आऊंगा। अगर वह अगले दिन शाम तक मुझसे मिलने नहीं आए तो मुझे मजबूरन इस मामले को बादशाह के दरबार में ले जाना पड़ेगा। इस धमकी का असर हुआ। अगले दिन सेठ खुद मुल्ला के घर आकर खड़ा था, लेकिन मुल्ला ने जानबूझकर घर से बाहर जाने का फैसला किया ताकि सेठ को और भी गुस्सा आए। जब सेठ ने मुल्ला का घर देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। दरवाजे पर ताला लटका हुआ था और उसके पास एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, सेठ जी, मैं आपसे मिलने के लिए घर पर नहीं था क्योंकि मुझे पहले से ही आपके आने की जानकारी थी। सेठ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने फौरन दरवाजे पर ताले के पास गधा शब्द लिख दिया ताकि अपनी नाराजगी का इजहार कर सके। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में सेठ से मिले।
वह मुस्कुराते हुए सेठ के पास गए और कहा, सेठ जी, मुझे माफ करना, कल जब आप मुझसे मिलने आए थे तो मैं घर पर नहीं था। सेठ ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मैं तुमसे मिलने आया था? मुल्ला नसीरुद्दीन हंसी से मुस्कराए और कहा, क्या आप दरवाजे पर अपना हस्ताक्षर करके नहीं गए थे? मैंने वह देखा। सेठ का चेहरा तमतमाया, लेकिन अब वह समझ चुका था कि मुल्ला के सामने उसकी कोई चाल काम नहीं आएगी। उसकी सारी धूर्तता मुल्ला की चतुराई के सामने नाकाम हो चुकी थी। सेठ ने मुल्ला को अपनी गलती मानी और मजदूर को उसका मेहनताना देने का वादा किया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, सेठ, तुम्हारा काम सही था, लेकिन यह भी समझो कि दूसरों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें जितना मेहनताना देना था वह अब तुम्हें देना ही होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और सच्चाई ने सेठ को मजबूर किया और उसने मजदूर की मजदूरी चुकाई। मजदूर की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने मुल्ला का धन्यवाद किया। गांव के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की समझदारी और उसकी न्यायप्रियता की सराहना करने लगे। उन्होंने देखा कि सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं और चालाकी और धूर्तता देरसबेर हार जाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि जब तक मुल्ला जैसा इंसान जिंदा है, कोई भी गरीब और बेबस इंसान अन्याय का शिकार नहीं होगा। मुल्ला ने यह साबित कर दिया कि न केवल चतुराई बल्कि सत्य भी बड़ी ताकत होती। कहानी 4। क्या आपने कभी सोचा है कि एक घमंडी मंत्री जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता हो, अगर किसी चतुर और होशियार व्यक्ति से टकराए तो क्या होगा? यह कहानी उसी घमंडी मंत्री की है जो खुद को राजा का सबसे बड़ा सलाहकार मानता था, लेकिन एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे ऐसा धक्का दिया कि उसकी सारी अकड़ हवा हो गई। राजा वीरेंद्र सिंह का दरबार था और दरबार में सभी मंत्री अपनी अपनी राय दे रहे थे। इस बार राजा ने एक महत्वपूर्ण फैसले के लिए सभी मंत्रियों की राय मांगी थी। राजा ने कहा, मुझे यह निर्णय लेना है कि किसे राज्य के सबसे बड़े व्यापारिक मार्ग का अधीक्षण सौंपा जाए। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो न सिर्फ बुद्धिमान हो बल्कि राज्य के भविष्य को भी उज्ज्वल बना सके। सभी मंत्री विचार करने लगे, लेकिन एक मंत्री लक्ष्मण सिंह ने तुरंत अपनी राय दी, महाराज, मुझे लगता है कि मैं इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हूं। मेरे पास कई वर्षों का अनुभव है और राज्य के सभी व्यापारिक रास्तों की गहरी समझ है। कोई भी व्यक्ति मुझे मात नहीं दे सकता। राजा ने एक नजर लक्ष्मण सिंह पर डाली और फिर अपने अन्य मंत्रियों की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन, जो हमेशा दरबार में अपनी हंसी और चालाकी से माहौल हल्का करता था, खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज, क्या आप सच में यही मानते हैं कि लक्ष्मण सिंह इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं? राजा चौंका, क्या तुम इसका मतलब समझा रहे हो, मुल्ला? नसीरुद्दीन मुस्कराया और बोला, महाराज, लक्ष्मण सिंह का आत्मविश्वास तो सराहनीय है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक घमंडी व्यक्ति जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता हो, वह कभी भी सही निर्णय ले सकता है? लक्ष्मण सिंह की आंखों में आग थी। क्या मतलब है तुम्हारा, मुल्ला? क्या तुम मेरी योग्यता पर सवाल उठा रहे हो? नसीरुद्दीन ने हंसी में कहा, नहीं लक्ष्मण सिंह, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि घमंड में कोई समझ नहीं हो सकती। अगर आप इस पद पर बैठते हैं तो क्या आप राज्य की प्रगति के बारे में सही विचार करेंगे या फिर केवल अपने बारे में सोचेंगे? राजा ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मुल्ला, तुम सही कह रहे हो, मगर तुम इसे कैसे साबित करोगे? नसीरुद्दीन ने आंखों में शरारत लाते हुए कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा खेल खेलता हूं। लक्ष्मण सिंह, आपको एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आपको यह पद मिल जाएगा, लेकिन अगर आप हार गए
तो आपको इस घमंड को छोड़ना होगा और अपने ज्ञान पर सवाल उठाना होगा। लक्ष्मण सिंह हंसी में बोला, यह खेल तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है मुला। मैं इस चुनौती को जीत कर दिखाऊंगा। नसीरुद्दीन ने राजा से अनुमति ली और फिर लक्ष्मण सिंह से कहा, आपको राज्य के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर 1 घंटे में पहुंचना होगा, लेकिन रास्ता बिल्कुल नया और अनजान होगा। अगर आप इस समय में रास्ता सही से ढूंढ पाते हैं तो आप ही इस पद के अधिकारी होंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम यह चुनौती जीत पाओ तो लक्ष्मण सिंह तुम इस पद के लायक हो। लक्ष्मण सिंह ने एक गहरी सांस ली और बिना एक पल गवाए अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह समझता था कि यह कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन क्या उसे रास्ता सच में मिल पाएगा? क्या वह अपनी घमंड को संभाल सकेगा या फिर नसीरुद्दीन उसे किसी मोड़ पर चौंका देगा? समाप्त नहीं हुआ। क्या लक्ष्मण सिंह इस चुनौती को जीत पाएगा या फिर मुला नसीरुद्दीन का चतुराई से उसे हारना तय है? जानने के लिए अगली कहानी देखें। लक्ष्मण सिंह, राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री, ने नसीरुद्दीन की चुनौती स्वीकार की थी। वह खुद को बहुत आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह छोटा सा खेल उसे परेशानी में डाल सकता है। अपने घमंड में वह सोच रहा था कि वह रास्ता सही सी और जल्दी से ढूंढ लाएगा। राजा वीरेंद्र सिंह और दरबार के सभी लोग उत्सुकता से दरबार के बाहर खड़े थे। नसीरुद्दीन ने लक्ष्मण सिंह को एक लंबा रास्ता दिखाया था और वह बिना किसी सवाल के उस पर निकल पड़ा। शुरुआत में तो लक्ष्मण सिंह को लगा कि यह सब बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे रास्ता मुड़ता गया और वह चक्कर में पड़ने लगा। हर मोड़ पर लक्ष्मण सिंह को लगता कि वह सही रास्ते पर जा रहा है, लेकिन फिर सामने नया मोड़ आ जाता और वह फिर से उलझ जाता। कुछ दूर बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां रास्ता और भी संकरा हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जा रहा है। घबराहट में उसने आवाज दी, कहाँ हो तुम मुला? मुझे रास्ता दिखाओ। सामने से मुला नसीरुद्दीन की हंसी गूंजने लगी, क्या हुआ लक्ष्मण सिंह? क्या तुम्हारी अक्ल का घमंड अब काम नहीं आ रहा? लक्ष्मण सिंह गुस्से में बोला, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो मुला? तुमने जो रास्ता बताया था वह तो झूठा था। नसीरुद्दीन की हंसी और तेज हो गई, अरे लक्ष्मण सिंह, तुम्हारे ज्ञान और घमंड ने ही तुम्हें इस उलझन में फंसाया है। रास्ता दिखाना तो आसान है, लेकिन सही दिशा पकड़ना मुश्किल होता है ना? राजा वीरेंद्र सिंह भी दूर से यह सब देख रहे थे। वह सोचने लगे, क्या लक्ष्मण सिंह अपनी घमंडी सोच से इस चुनौती को जीत पाएगा या फिर यह यात्रा उसे नसीरुद्दीन के हाथों हारने पर मजबूर कर देगी। लक्ष्मण सिंह के माथे पर पसीना आ चुका था। उसे यह समझ में आ चुका था कि वह जो सोच रहा था वह इतना आसान नहीं था। नसीरुद्दीन ने उसे गहरे जंगल में ले जाकर उसे एक दुविधा में डाल दिया था। और तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। लक्ष्मण सिंह ने सोचा कि शायद यह मंदिर उसे रास्ता दिखा सकता है। वह मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज आवाज आई, क्या तुम इस चुनौती को पार कर पाओगे? यह आवाज थी मुला नसीरुद्दीन की। राजा वीरेंद्र सिंह चौंके, क्या इसका मतलब है कि नसीरुद्दीन ने इस खेल को और भी गहरा बना दिया है? क्या लक्ष्मण सिंह सच में इस उलझन को सुलझा पाएगा या फिर? समाप्त नहीं हुआ। क्या लक्ष्मण सिंह इस मोड़ को पार कर पाएगा या नसीरुद्दीन की अगली चाल उसे और भी उलझा देगी? जानने के लिए अगली कहानी देखें। लक्ष्मण सिंह, राजा का सबसे घमंडी मंत्री, उस पुरानी और टूटी फूटी मंदिर में खड़ा था और मंदिर के अंदर से मुला नसीरुद्दीन की हंसी गूंज रही थी। उसने सोचा कि यह बस एक और मजाक होगा,
लेकिन उसके मन में एक सवाल उठने लगा, क्या मुला मुझे परख रहा है? क्या वह जानता है कि मैं इस उलझन से बाहर कैसे निकल सकता हूँ? मुला नसीरुद्दीन का सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा, क्या तुम इस चुनौती को पार कर पाओगे? लक्ष्मण सिंह ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं सकता। मुझे यह रास्ता ढूंढना होगा। वह मंदिर के भीतर और आगे बढ़ा। अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जो जमीन में गड़ा हुआ था। उसने उसे खींचा और देखा कि उस पर कुछ लिखा था, जो घमंड में डूबा है वह कभी सही रास्ता नहीं देख सकता। लक्ष्मण सिंह ने यह पढ़ा और उसके माथे पर पसीना आया। क्या यह कोई संकेत था? क्या मुला नसीरुद्दीन ने उसे अपनी घमंड को छोड़ने का इशारा दिया था? तुमने सही पढ़ा है, लक्ष्मण सिंह, पीछे से नसीरुद्दीन की आवाज आई। अगर तुम अपना घमंड छोड़कर एक बार अपनी आत्मा से सोचो तो रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाएगा। लक्ष्मण सिंह ने हड़बड़ी में मंदिर के अंदर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस उसकी ही प्रतिबिंब उसकी आंखों में चमक रहा था। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या मुला नसीरुद्दीन वाकई उसे किसी महत्वपूर्ण सिख की ओर इशारा कर रहा था? राजा वीरेंद्र सिंह, जो दूर से यह सब देख रहे थे, सोचने लगे, क्या लक्ष्मण सिंह अब अपनी स्थिति को समझ पाया है? क्या वह अपनी घमंड और अनुभव से बाहर निकलकर सही रास्ता ढूंढेगा? लक्ष्मण सिंह ने सिर झुकाया और धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि नसीरुद्दीन चुपचाप एक पेड़ के नीचे खड़ा था और उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल था, क्या वह अब भी उसी घमंड में डूबा हुआ था? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण सिंह, क्या तुम जान पाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रास्ते में नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में थी? लक्ष्मण सिंह के चेहरे पर एक हड़बड़ी सी दिखी। उसने कहा, मुला, तुम क्या कहना चाहते हो? नसीरुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करोगे तो कभी सही रास्ते पर नहीं चल पाओगे। तुम्हारा घमंड तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लक्ष्मण सिंह चुप था और उसकी आंखों में एक नई सोच की हलचल थी। वह यह समझ गया था कि उसकी जीत का रास्ता केवल बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विश्वास और घमंड से ऊपर उठने में था। राजा वीरेंद्र सिंह की ओर मुड़ते हुए नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब लक्ष्मण सिंह ने अपनी परीक्षा पार की है। यह उसे एक नई दिशा दिखाने का समय है। राजा ने चुपचाप सिर झुका लिया। क्या यह सचमुच एक बदलाव होगा, मुला? क्या लक्ष्मण सिंह अब अपनी पुरानी सोच से बाहर आ पाएगा? समाप्त नहीं हुआ। क्या लक्ष्मण सिंह अब अपनी हार को एक नई शुरुआत में बदल पाएगा, या फिर नसीरुद्दीन की चालें उसे और भी उलझा देंगी? जानने के लिए अगली कहानी देखें। लक्ष्मण सिंह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन यह आत्मविश्वास अब घमंड नहीं, बल्कि एक ठान लिया हुआ इरादा था। उसने अपने भीतर के घमंड को छोड़ दिया था और वह समझ चुका था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे हर एक निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। नसीरुद्दीन की चुनौती से उसने बहुत कुछ सीखा था और अब राजा वीरेंद्र सिंह के सामने वह फिर से खड़ा था। राजा ने देखा कि लक्ष्मण सिंह पहले जैसा नहीं रहा था। वह चुपचाप और सधी हुई भाषा में बात करता था। राजा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अब भी वही घमंडी मंत्री हो या कुछ बदल चुका है? लक्ष्मण सिंह ने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, मैं पहले जैसा नहीं रहा। नसीरुद्दीन की चुनौती ने मुझे यह समझने का अवसर दिया कि केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण भी जरूरी है। मैं अब अपने फैसलों को सही तरह से सोचकर लूंगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तो तुम तैयार हो अपनी अगली परीक्षा के लिए?
लक्ष्मण सिंह ने उत्साहित होकर कहा, जी महाराज, मैं तैयार हूँ। राजा ने फिर अपनी अगली चुनौती सुनाई। अब तुम्हारा अगला काम राज्य के सबसे बड़े और पुराने किले की मरम्मत करना है। यह किला अब खंडहर बन चुका है और राज्य के लोग डरते हैं कि वह कभी गिर सकता है। तुम्हें इसे पूरी तरह से ठीक करना होगा, लेकिन इसका रास्ता बहुत कठिन है। किले की दीवारों के भीतर एक रहस्य है, जिसे कोई भी अब तक नहीं सुलझा पाया। लक्ष्मण सिंह ने एक पल के लिए सोचा, क्या इसका मतलब है कि इस किले में कोई छिपा हुआ खतरा है? क्या मुझे इस राज का पता लगाना होगा? राजा ने कहा, सही समझे। तुम्हारी चुनौती सिर्फ मरम्मत नहीं, बल्कि उस रहस्य को सुलझाने की भी है। अगर तुम यह कर सको, तो राज्य का सबसे बड़ा सम्मान तुम्हारा होगा। लक्ष्मण सिंह ने नजरें झुका लीं और अपने नए दृष्टिकोण के साथ किले की ओर चल पड़ा। वह अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे इस रहस्य का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह हार मानने वाला नहीं था। किला विशाल और डरावना था। उसके भीतर घुसते ही वह महसूस करने लगा कि जैसे हर दीवार में कोई राज छिपा हो। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, उसे कई अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक दरवाजा खोला और सामने एक पुराना नक्शा पड़ा था। नक्शे में लिखा था, जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश करेगा, वही स्वयं उस सच का शिकार बनेगा। लक्ष्मण सिंह को अब समझ में आ गया कि यह किला सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक चुनौती भी थी। वह तुरंत उस नक्शे को लेकर दरबार में लौट आया, जहां राजा और नसीरुद्दीन इंतजार कर रहे थे। नसीरुद्दीन ने नक्शे को देखकर कहा, क्या तुमने इसे समझ लिया, लक्ष्मण सिंह? लक्ष्मण सिंह ने कड़ा मन बना लिया और कहा, यह किला हमें यह सिखाता है कि जो भी छिपाने की कोशिश करता है, वह कभी अपने आप से बच नहीं सकता। हमें इस किले में छिपे राज का सामना करना होगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने नसीरुद्दीन की ओर देखा। क्या इसका मतलब है कि लक्ष्मण सिंह अब पूरी तरह से बदल चुका है? क्या वह अपने नए दृष्टिकोण से इस किले के रहस्य को सुलझा पाएगा? नसीरुद्दीन चुपचाप मुस्कराया, महाराज, समय ही बताएगा। लेकिन अब लक्ष्मण सिंह की अगली परीक्षा सच में एक कठिन मोड़ पर है। समाप्त नहीं हुआ। क्या लक्ष्मण सिंह इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर किले का छिपा हुआ सच उसे एक बार फिर अपनी परीक्षा में फंसा देगा? जानने के लिए अगली कहानी देखें। लक्ष्मण सिंह ने राजा वीरेंद्र सिंह को बताया कि किले में एक रहस्य है, और उसने पूरा भरोसा जताया कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा संदेह था। क्या लक्ष्मण सिंह, जो अब तक अपनी अक्ल और अनुभव के घमंड में डूबा था, सचमुच इस बार अपनी पुरानी सोच को बदल पाएगा? या फिर वह किले के रहस्य में उलझकर अपना रास्ता खो बैठेगा? नसीरुद्दीन, जो हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा था, लक्ष्मण सिंह की दिशा में मुस्कुराया और कहा, क्या तुम अब भी यही सोचते हो कि यह किला तुम्हारी पुरानी ताकत और अनुभव से बच जाएगा, लक्ष्मण सिंह? लक्ष्मण सिंह ने सिर झुका लिया और फिर बोला, नहीं मुला, मैं अब वही गलती नहीं करूंगा। मैं इस बार अपनी सोच को साफ रखूंगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वह सिर्फ राज्य के भले के लिए है। नसीरुद्दीन ने फिर सवाल किया, लेकिन क्या तुम अपने दिल से यह महसूस कर पा रहे हो कि तुम वास्तव में तैयार हो? या फिर तुम सिर्फ एक और बार अपने घमंड से लड़ने का ढोंग कर रहे हो? लक्ष्मण सिंह ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यह कर सकता हूं। अब किले का रहस्य और भी गहरा हो चुका था। किले की दीवारों के भीतर एक पुरानी गुफा छिपी हुई थी, जिसे कोई भी व्यक्ति अब तक नहीं ढूंढ पाया था। लक्ष्मण सिंह ने सबकी नजरों से बचते हुए गुफा में घुसने का निश्चय किया। गुफा का माहौल अजीब था,
दीवारों पर घनी सी नमी थी और हर कदम पर एक हल्का सा डर उसे महसूस हो रहा था। लेकिन वह जानता था कि अगर वह इस रहस्य को सुलझाता है तो उसे अपनी प्रतिष्ठा वापस मिल जाएगी। वह गुफा के भीतर गहरे तक बढ़ता गया और तभी उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की दरवाजे पर पड़ी। उसने दरवाजे को खींचा और देखा कि उस दरवाजे के पीछे एक बहुत पुरानी किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था, जो केवल अपने अनुभव और घमंड पर चलेगा वह कभी सच्चाई को नहीं देख पाएगा। लक्ष्मण सिंह के दिल में एक डर समा गया। क्या यह किताब उसे एक और सिखाने की कोशिश कर रही थी? क्या यह किताब उसे अपने घमंड को छोड़ने के लिए और भी मजबूर करेगी? तभी नसीरुद्दीन की आवाज गुफा में गूंजी, क्या तुम समझ पाए हो, लक्ष्मण सिंह? क्या तुम अब भी अपने पुराने रास्ते पर चलने का सोच रहे हो? लक्ष्मण सिंह चौंका और उसने किताब को हाथ में लिया। मुला, मुझे लगता है कि यह किताब मुझे वही सिखा रही है जो तुम हमेशा मुझे सिखाते हो। मैं अपनी पुरानी सोच और घमंड को अब पूरी तरह छोड़ दूंगा। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि केवल सच्चाई ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। राजा वीरेंद्र सिंह ने दूर से यह सब देखा और सोचा, क्या यह वाकई लक्ष्मण सिंह का परिवर्तन है या फिर वह एक और बार अपनी पुरानी आदतों में फंसने वाला है? लक्ष्मण सिंह अब किताब को ध्यान से पढ़ रहा था और जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसने पाया कि किताब में एक छिपा हुआ नक्शा था जो किले के और भी अंदरूनी हिस्से को दिखा रहा था। क्या इसका मतलब था कि वह अब किले के सबसे गहरे रहस्य तक पहुंचने वाला था, या फिर यह सिर्फ एक और झांसा था? राजा वीरेंद्र सिंह और नसीरुद्दीन दोनों अब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि लक्ष्मण सिंह इस किताब के रहस्य को सुलझा पाएगा या नहीं। समाप्त नहीं हुआ। क्या लक्ष्मण सिंह इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर नसीरुद्दीन की चालें उसे फिर से अपनी पुरानी सोच की ओर खींच लेंगी? जानने के लिए अगली कहानी देखें। लक्ष्मण सिंह ने किताब का नक्शा देखकर जैसे ही उस गहरे रहस्य के बारे में सोचा, उसका मन भी भारी हो गया। क्या वह इस रहस्य तक पहुंचने में कामयाब होगा या फिर यह उसका अंतिम खेल साबित होगा? राजा वीरेंद्र सिंह और नसीरुद्दीन अब अपनी पूरी नजरें उसकी हर एक चाल पर जमा चुके थे। लक्ष्मण सिंह ने नसीरुद्दीन के संकेतों को समझते हुए किले के सबसे गहरे हिस्से में कदम रखा। वह जो महसूस कर रहा था वह किसी पुराने डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था। किले के अंदर हर कदम पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली हो। क्या तुम सही रास्ते पर हो, लक्ष्मण सिंह? नसीरुद्दीन की हंसी किले के अंदर गूंज रही थी। लक्ष्मण सिंह को उस हंसी में एक गहरी चाल का आभास हुआ। वह जानता था कि इस बार वह सिर्फ अपने ज्ञान और अनुभव पर निर्भर नहीं रह सकता। नहीं, मुझे इसे अब अलग तरीके से देखना होगा, उसने मन ही मन कहा। आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंच गया जहां नक्शा की ओर इशारा किया गया था। दरवाजे पर एक अजीब सा प्रतीक था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह दरवाजा खोलते ही अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वहां जो उसने देखा वह उसके लिए बिल्कुल नया था। एक विशाल धुंधली सी जगह में दीवारों पर अनगिनत उलझे हुए तार और कुंडल थे, जैसे कि वह कोई भूल भुलैया हो। अब तक वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक साधारण किला नहीं था, बल्कि इस किले में एक पुरानी शापित शक्ति छिपी हुई थी। तभी नसीरुद्दीन की आवाज गूंजी, क्या तुम इस भूल भुलिया को पार कर पाओगे, लक्ष्मण सिंह? क्या तुम्हारी सोच अब तुम्हारी मदद करेगी? लक्ष्मण सिंह का माथा ठनका। यह सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि उसे अपने भीतर की ताकत को पहचानने की भी आवश्यकता थी। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपनी पुरानी आदतों पर ही निर्भर रहा तो मैं कभी इस भूल भुलिया से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। धीरे धीरे वह भूल भुलिया के अंदर से रास्ता ढूंढने लगा।
हर मोड़ पर उसे ऐसा लगता कि वह फंसने वाला है, लेकिन फिर किसी गहरी समझ से वह अगले मोड़ पर पहुंच जाता। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह देखता गया कि रहस्यमयी प्रतीक दीवारों पर और भी खतरनाक होते जा रहे थे। क्या यह सिर्फ एक शारीरिक खेल था, या फिर उसे अब इस किले में मौजूद शक्ति से सचमुच जूझना होगा? वह अब एक अंतिम मोड़ पर था। सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, और उस पर लिखा था, जो नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, वह कभी इसे पा नहीं सकता। लक्ष्मण सिंह ने उस दरवाजे को खींचा और देखा, अंदर एक अंधेरा कमरा था। अचानक से उसका ध्यान गया और वह समझ गया कि वह अब जिस चुनौती से जूझ रहा था, वह केवल उस घमंड और आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी था। राजा वीरेंद्र सिंह और नसीरुद्दीन दोनों इस स्थिति में थे। क्या लक्ष्मण सिंह, जो अब तक अपने अनुभव और ताकत पर भरोसा करता था, सचमुच अपनी पिछली गलतियों से सीखने के बाद इस चुनौती को पार कर पाएगा? या फिर यह रहस्य उसे पूरी तरह से घेर लेगा? समाप्त नहीं हुआ। क्या लक्ष्मण सिंह अब खुद को सच्चाई और आत्मज्ञान की ओर मोड़ पाएगा, या फिर वह अपनी पुरानी आदतों के जाल में फंसकर हार जाएगा? जानने के लिए अगली कहानी देखें। लक्ष्मण सिंह अब उस रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़ा था, जिस पर लिखा था, जो नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, वह कभी इसे पा नहीं सकता। दरवाजा खोलते ही अंधेरे में डूबे हुए कमरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष था, जो उसे अपने भीतर की गहरी समस्याओं से रूबरू कराएगा। वह कमरे में घुसते ही ठहर गया। कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा हुआ था, और वह आईना उसी के जैसे दिखता था। जब उसने आईने में अपनी तस्वीर देखी, तो उसकी आंखों में एक गहरी मायूसी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था। क्या यह उसकी असली पहचान थी? क्या वह अपनी पुरानी आदतों से बाहर आ पाया था? नसीरुद्दीन की आवाज फिर से गूंजने लगी, क्या तुम अब भी वही घमंडी मंत्री हो, जो अपनी अकड़ और अनुभव पर गर्व करता था? क्या तुम समझ पाए हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा घमंड था? लक्ष्मण सिंह का चेहरा उतरा हुआ था। वह अब भी अपने अंदर एक युद्ध महसूस कर रहा था। क्या वह इस आईने से निकल पाएगा? क्या वह खुद को इस अंधेरे कमरे से बाहर निकाल सकेगा, जहां केवल उसकी कमजोरियां और घमंड का अक्स था? तुम्हें इसका जवाब खुद ही ढूंढना होगा, लक्ष्मण सिंह। नसीरुद्दीन की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। क्या तुमने अपने भीतर की सच्चाई को पहचाना है, या तुम फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आओगे? लक्ष्मण सिंह को एहसास हुआ कि यह केवल एक साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा का परीक्षण था। क्या वह अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा, या फिर वह उस पुराने घमंड के जाल में फंसकर खुद को खो बैठेगा? वह धीरे धीरे आईने के पास गया और अपने प्रतिबिंब को देखा। उस समय उसे नसीरुद्दीन के शब्द याद आए, जो नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, वह कभी इसे पा नहीं सकता। लक्ष्मण सिंह ने गहरी सांस ली और अपने मन की बात की, क्या मुझे अब भी खुद को साबित करने की जरूरत है, या मुझे बस इस रास्ते पर चलने की इजाजत देनी चाहिए? आखिरकार उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा और अपनी आंखों में साफ साफ बदलाव महसूस किया। उसने समझा कि अब उसे न केवल अपने घमंड को छोड़ना होगा, बल्कि अपने डर को भी सामना करना होगा। उसने दिल में ठान लिया, मैं अब अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़ दूंगा और सिर्फ सच्चाई और समझ के साथ ही आगे बढ़ूंगा। जब वह इस फैसले के साथ कमरे से बाहर निकला, तो वह देखता है कि राजा वीरेंद्र सिंह और नसीरुद्दीन उसकी ओर बढ़ रहे थे। राजा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अब अपनी परीक्षा पूरी कर पाए हो, लक्ष्मण सिंह? नसीरुद्दीन की आंखों में एक चमक थी, जो उसकी
क्या तुम अब अपनी सच्चाई से रूबरू हो, लक्ष्मण सिंह? लक्ष्मण सिंह ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में कहा, मैं समझ गया हूं। मुझे अब सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है। मुझे अपने घमंड और डर को छोड़कर सही रास्ते पर चलना होगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने संतुष्टि के साथ कहा, अब मुझे लगता है कि तुम सही रास्ते पर हो, लक्ष्मण सिंह। तुम अब केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता बनने की ओर बढ़ रहे हो। नसीरुद्दीन ने हंसी के साथ कहा, मुझे तुम्हारा जवाब जानने का इंतजार था। क्या तुम अब पूरी तरह से बदल चुके हो या फिर तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है? समाप्त नहीं हुआ। क्या लक्ष्मण सिंह अब सचमुच अपनी पूरी यात्रा पर विजय प्राप्त कर पाएगा या फिर वह अपनी पुरानी आदतों में फिर से फंस जाएगा? जानने के लिए अगली कहानी देखें। लक्ष्मण सिंह ने नसीरुद्दीन और राजा वीरेंद्र सिंह की ओर देखा और गहरी सांस ली। अब तक उसने बहुत कुछ सीखा था। किले का रहस्य सुलझाने से लेकर अपने अंदर की कमजोरी और घमंड को पहचानने तक वह बहुत कुछ बदल चुका था। लेकिन इस समय वह समझता था कि उसका असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। राजा वीरेंद्र सिंह ने गंभीरता से लक्ष्मण सिंह की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण सिंह, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अब तुम्हारे सामने एक आखिरी परीक्षा है। लक्ष्मण सिंह ने ध्यान से सुना। क्या यह मेरी सबसे कठिन परीक्षा होगी, महाराज? राजा ने कहा, हाँ, यह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सचमुच बदल चुके हो और अब तुम घमंड और अहंकार को पूरी तरह से छोड़ चुके हो। तुम्हें अपने राज्य के लोगों के सामने एक सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। लक्ष्मण सिंह के मन में सवाल उठे, क्या यह फैसला मुझे फिर से घमंड की ओर ले जाएगा? क्या मैं इसे सही तरीके से ले पाऊंगा? राजा ने कहा, हमारे राज्य में अब एक गंभीर संकट आ गया है। राज्य के सीमांत क्षेत्र में एक भयंकर बाढ़ आ रही है। अगर तुम एक अच्छा निर्णय लेते हो तो लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। लेकिन अगर तुम घमंड और पूर्वाग्रह से काम लेते हो तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। लक्ष्मण सिंह ने राजा की बातों पर ध्यान दिया। उसे अपनी पूरी यात्रा याद आई, जिसमें उसने अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश की थी। क्या वह इस संकट का सही समाधान निकाल पाएगा या फिर वह उसी पुराने घमंड से भरा फैसला लेगा? राजा ने फिर से कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक, तुम बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत भेजने के लिए तुरंत संसाधन भेज सकते हो। लेकिन दूसरा, तुम अपने भरे खजाने से धन निकालकर पूरी बाढ़ का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना भेज सकते हो। तुम निर्णय लो। लक्ष्मण सिंह को दोनों विकल्पों में कोई न कोई कष्ट महसूस हो रहा था। सेना भेजने का मतलब था कि वह बर्बादी को बढ़ा सकता था, जबकि राहत भेजने से निश्चित रूप से वह लोगों के दिलों में अपनी छवि बना सकता था। वह घबराया हुआ था, लेकिन फिर उसे नसीरुद्दीन की पुरानी बातें याद आईं, जो अपनी सोच और फैसलों में ईमानदारी से चलता है वही सच्चा नेता बनता है। लक्ष्मण सिंह ने ठान लिया। उसने राजा और नसीरुद्दीन की तरफ देखा और कहा, मैं अपनी पूरी शक्ति से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत भेजूंगा। धन का प्रयोग बर्बाद नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए किया जाएगा। हमारी सेना की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान हैं। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसकी आंखों में एक संतुष्टि की चमक देखी। तुमने सही निर्णय लिया है, लक्ष्मण सिंह। तुम्हारे फैसले ने यह साबित कर दिया कि तुम अब सचमुच एक बदल चुका इंसान हो। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो लक्ष्मण सिंह, तुम्हारी परीक्षा अब खत्म हुई। तुम्हारे इस फैसले ने मुझे यह सिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो केवल अपने अहंकार से नहीं, बल्कि अपनी समझ और ईमानदारी से काम लेता है।
लक्ष्मण सिंह ने सिर झुका लिया और कहा, मुला, आपने सही कहा। मैंने आज अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। मैं अब समझता हूँ कि सच्चा सम्मान केवल दिल से आता है, न कि घमंड और अहंकार से। राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा, अब तुम हमारे राज्य के सबसे सम्मानित मंत्री हो, लक्ष्मण सिंह। तुमने न सिर्फ अपने घमंड को छोड़ा, बल्कि लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पहचाना। कहानी खत्म हुई, लेकिन लक्ष्मण सिंह के जीवन में एक नई शुरुआत थी। वह अब एक सच्चे और समझदार नेता के रूप में अपने राज्य और समाज की सेवा कर रहा था, और उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की क्षमता होती है, अगर वह अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने के लिए तैयार हो। कहानी 5। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुला नसीरुद्दीन नामक एक बड़े ही समझदार और चतुर आदमी रहा करता था। मुला नसीरुद्दीन की बातें हमेशा गहरी और चतुराई से भरी होती थीं, जिससे हर कोई उसे आदर और सम्मान देता था। वह न केवल मजेदार कहानियां सुनाता था, बल्कि मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए भी उसकी दिमागी चमक जानी जाती थी। गांव में एक दिन कुछ अनोखी घटनाएं घटीं। 3 चोर गांव में आए, जो न केवल मूर्ख थे बल्कि खुद को बड़े चालाक समझते थे। इन चोरों के नाम थे गुलाम, बाबू और ताहिर। ये तीनों एक दूसरे से ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करते थे, और इसी वजह से उनकी मूर्खताएं भी बढ़ने लगी थीं। उनका मानना था कि वे मुला नसीरुद्दीन से ज्यादा समझदार हैं, लेकिन उनके कर्म इसके बिल्कुल उलट थे। एक दिन इन चोरों ने तय किया कि वे मुला नसीरुद्दीन का सामना करेंगे और उसे अपने दिमागी करतबों से चकरा देंगे। इस सोच के साथ वे नसीरुद्दीन के पास पहुंचे। गुलाम, जो सबसे अधिक गुमान करता था, ने सबसे पहले नसीरुद्दीन से मिलने का प्रयास किया। वह एक लालची नजर से मुला के पास आया और कहा, मुला नसीरुद्दीन, तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम जवाब दे सको तो मैं तुम्हारा मान बढ़ाऊंगा, और अगर न दे सको तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। मुला नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, बोलो गुलाम, मैं हमेशा तैयार हूं सवालों के लिए। गुलाम ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बड़े चतुर हो। तो मुझे बताओ, यदि एक पक्षी मेरे हाथ में है और तुम मुझसे पूछते हो कि पक्षी जिंदा है या मरा है, तो मैं क्या जवाब दूं? नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, तुम जो चाहो वैसा ही करना। अगर तुम कहते हो कि पक्षी जिंदा है तो मैं उसे उड़ा दूंगा, और अगर तुम कहते हो कि वह मरा है तो मैं उसे फिर से जिंदा कर दूंगा। गुलाम समझ गया कि नसीरुद्दीन ने उसकी चाल को समझ लिया। उसकी मूर्खता का पर्दाफाश हो गया। उसने शर्मिंदगी में सिर झुका लिया और चुपचाप वापस लौट गया। दूसरा चोर, बाबू की चाल। अब बारी थी बाबू की, जो हमेशा किसी न किसी नई योजना में लगा रहता था। वह मुला के पास आया और बोला, नसीरुद्दीन, मुझे यह बताओ, तुमने इतनी सारी दुनिया देखी है, क्या तुमने कभी ऐसी चीज देखी है जो समय के साथ बढ़ती हो और घटती भी हो? मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबू, मैंने देखा है। ऐसी चीज है जो बढ़ती और घटती रहती है। वह है तुम्हारी मूर्खता। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो वह बढ़ जाती है, और जब तुम चुप रहते हो तो घटती है। बाबू का चेहरा मुरझा गया। उसकी बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। मुला ने उसकी चाल को भी नाकाम कर दिया। बाबू भी खामोशी से चल पड़ा। तीसरा चोर, ताहिर की चाल। अब ताहिर था, जो थोड़ा ज्यादा चालाक दिखने की कोशिश कर रहा था। वह नसीरुद्दीन के पास आया और कहा, नसीरुद्दीन, अगर तुम इतने समझदार हो तो मुझे यह बताओ कि मैं तुम्हें 3 चीजें दे सकता हूं, लेकिन तुम इनमें से सिर्फ एक ही ले सकते हो। तुम्हें एक सोने की मूरत मिलेगी, एक जादुई चिराग मिलेगा और एक खुशहाली का दरवाजा। तुम इनमें से कौन सी चीज लोगे?
नसीरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी चतुराई दिखाते हुए जवाब दिया, ताहिर, मैं वह चीज लूंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। और वह चीज है तुम्हारा सवाल, क्योंकि इससे मैं तुम्हारी मूर्खता को अच्छे से पहचान सका। ताहिर की चाल भी उलट गई। उसने अपनी दिमागी शक्ति से मुला को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन मुला ने उसे भी अपनी बातों में उलझा लिया। नसीरुद्दीन की चतुराई। 3 चोरों की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। मुला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और समझदारी से उन्हें हर बार मात दी। चोरों ने सोचा कि वे नसीरुद्दीन को ठग लेंगे, लेकिन मुला ने उनकी चालों को समझते हुए उन्हें हर मोड़ पर उलझा दिया। चोरों ने मुला से कहा, तुम सच में बड़े समझदार हो, हम तुमसे हार गए। अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मुला नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, अब तुम मुझसे मदद क्यों चाहते हो? गुलाम ने कहा, हम तीनों चोर हैं और अब तक हमने कई चोरी की है, लेकिन अब हमें एक जगह पर छिपने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए जहां हम पुलिस से बच सकें। तुम हमें ऐसा स्थान बता सकते हो? मुला नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर उन्हें बताया, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह जानता हूं जहां तुम्हें कोई नहीं खोज सकता, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? चोरों ने एक साथ पूछा। तुम तीनों को अपनी चोरी की आदत छोड़नी होगी, मुला ने कहा। चोरों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे सिर झुका लिया। ठीक है, उन्होंने कहा, हम अपनी आदत छोड़ देंगे। मुला नसीरुद्दीन ने उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। चोरों ने वादा किया कि वे अब कभी चोरी नहीं करेंगे, और मुला की चतुराई और दयालुता से प्रभावित होकर उन्होंने उसकी मदद मानी। मुला नसीरुद्दीन की चतुराई ने 3 मूर्ख चोरों को न केवल हराया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि समझदारी और चतुराई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। चोरों ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा और उनकी राह बदल गई। मुला ने यह साबित किया कि सही सोच और दिमागी कौशल से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है और चतुराई से किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है।